हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में आपका स्वागत है। इस यूनिट में 3 टॉपिक्स हैं: माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। हम पहले 2.1 और 2.3 कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, और लास्ट में हम देखेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट कि कैसे कैसे म्यूपी में साल गुजरते गुजरते डेवलपमेंट्स हुए। माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा। छोटा मीन्स 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर में अगर हम उसके साइज को ले जाएं तो वो होता है माइक्रो, बहुत छोटा। प्रोसेसर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो कुछ प्रोसेस करे। प्रोसेस मतलब जो भी हमने उसे दिया है उसको वो किसी भी तरह से चेंज करके एक ऐसे रूप में हमारे सामने लेकर आए जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो किसे प्रोसेस करता है? वो बाइनरी नंबर्स को प्रोसेस करता है। बाइनरी नंबर्स होते हैं आपके 0 और 1। माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब है इन बाइनरी नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करके इन्हें यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करना, एक ऐसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना जो हमारे काम आए। तो वो ऑपरेशंस हो सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो डिपेंड करता है हर माइक्रो प्रोसेसर पे। कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स में ये हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा प्रोसेसर है जो बाइनरी नंबर्स के साथ कुछ मैनिपुलेशंस करके, कुछ ऑपरेशंस करके हमें एक यूजफुल रिजल्ट देता है। प्रोसेसर्स जो हैं वो पहले डिस्क्रीट कंपोनेंट से बनाए जाते थे। डिस्क्रीट का मतलब एक ट्रांजिस्टर लिया, एक रेजिस्टर लिया, एक कैपेसिटर लिया और उन्होंने आपस में वायर्स से जोड़ा। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स को लेकर उन्हें जोड़कर जब प्रोसेसर बनता था तो वो बहुत ही बड़ा होता था, और क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ आती थी तो उसकी वजह से डिले आता था और वो बहुत ही स्लो हो जाता था। तो जो पहले प्रोसेसर्स थे वो अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाए जाते थे, इसलिए उनका साइज बहुत बड़ा था और वो बहुत ही स्लो थे। जो फर्स्ट प्रोसेसर बना था, जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बैबेज ने, वो पूरे रूम के साइज का था। तो उनका जो साइज था वो भी बहुत ही अजीब था, बहुत बड़ा था, नॉन मैनेजेबल, और वो स्लो भी बहुत हुआ करते थे। 1970s में जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स बढ़े, वैसे ही माइक्रोचिप्स का इंट्रोडक्शन हुआ। माइक्रोचिप्स क्या होती हैं? जो आपका ट्रांजिस्टर है या रेजिस्टर है, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, हमारी मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आती हैं, जैसे आपका डायोड, आपका ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें एक छोटे से सिलिकॉन के पीस पर फैब्रिकेट होने लगी। तो जब 1970s में माइक्रोचिप्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो प्रोसेसर को भी सिलिकॉन के एक छोटे से सिंगल पीस पर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ये पॉसिबल हो पाया कि हम एक प्रोसेसर को एक सिलिकॉन के छोटे से सिंगल पीस पर ला सकें। इससे क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज है वो बहुत ही छोटा हो गया और उसकी स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि अब सारे इक्विपमेंट्स एक सिंगल सिलिकॉन की चिप पर आ गए हैं, उनमें आपस में कोई वायरिंग नहीं है, तो जो डिले है वो कम से कम होता चला गया और स्पीड बढ़ती चली गई। ऐसे जो प्रोसेसर्स थे जो सिलिकॉन के सिंगल पीस पर फैब्रिकेट हुए, उन्हें कहा जाने लगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जिस फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है उसे VLSI कहा जाता है। ये एक VLSI चिप है। VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आईसीज जो हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एक्चुअली उनका इन्वेंशन हुआ था 1959 में, और आईसीज से हमें मदद मिली अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक सिंगल चिप पर लाने में, जिससे वायर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनका साइज भी बहुत छोटा हुआ और उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो पाई। तो जो इंटीग्रेशन है उसकी अलग अलग टेक्निक्स जब डेवलप हुई
तो उन्हें इस तरह से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब होता है कितनी ज़्यादा डिवाइसेस को आप आपस में जोड़ सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन टेक्निक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ डिवाइस पर ही है। जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की हम बात करें तो उसमें एक चिप पर 12 से कम गेट्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है। 12 से कम लॉजिक गेट्स आपके उस पर फैब्रिकेटेड होते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो है उसमें 12 से 99 तक गेट्स हो सकते हैं एक आईसी पर। फिर आया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 100 से 9999 तक गेट्स एक चिप पर फैब्रिकेट किए जा सकते थे। उसके बाद आया VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 10,000 से लेकर 99,999 तक गेट्स एक चिप पर फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। और फिर आया ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें 100,000 या उससे भी ज़्यादा गेट्स को हम एक आईसी में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो हम बात कर रहे हैं वो यूज़ करता है VLSI वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे 10,000 या 99,999 तक गेट्स एक चिप पर फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन में कितने सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक छोटी सी चिप पर फैब्रिकेट करे जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम डिफाइन करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। प्रोग्रामेबल का मतलब जिसे प्रोग्राम किया जा सके। प्रोग्राम का मतलब जिसे हम हमारे हिसाब से यूजर अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, अपने हिसाब से चला सके, अपने हिसाब से उससे काम करवा सके। दैट टेक्स इन नंबर्स। और वो डिवाइस क्या करती है? नंबर्स को लेती है, परफॉर्म्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन देम। और उन नंबर्स के साथ क्या करती है? उन नंबर्स पर कुछ एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस करती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। और वो ऑपरेशंस कैसे करती है? वो किसके हिसाब से करती है? मेमोरी में स्टोर किए गए कुछ प्रोग्राम्स के हिसाब से। एंड देन प्रोड्यूसेस अदर नंबर्स एज अ रिजल्ट। उन नंबर्स पे प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस करके वो कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है जो भी उन्हीं नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। तो हम इसे क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो संख्या लेता है, मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम के अनुसार उन पर अंकगणित और तार्किक संचालन करता है और फिर परिणाम स्वरूप अन्य संख्याएं उत्पन्न करता है। इस डेफिनेशन के टर्म्स को अब हम अलग अलग डिटेल में देखते हैं कि क्या मतलब है इनका। प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मीन्स अ डिवाइस विच कैन बी प्रोग्राम। प्रोग्रामेबल मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसे प्रोग्राम किया जा सके। माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कर सकता है अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर हम होता है, ह्यूमंस, यूजर। जो माइक्रो प्रोसेसर को यूज करने वाला है वो प्रोग्रामर होता है। प्रोग्रामर माइक्रो प्रोसेसर को अलग अलग प्रकार के निर्देश देता है और उन निर्देशों के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करता है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जो भी हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं कि उसे क्या कार्य करना है, उन इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इस प्रोग्राम के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करता है। अब ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ लिखा होता है? ये मेमोरी में लिखा होता है। माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में यूजर इस प्रोग्राम को लिख देता है और इस प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसर अपने ऑपरेशंस करता है। तो प्रोग्रामेबल डिवाइस किसे कहते हैं? प्रोग्रामेबल डिवाइस उसे कहते हैं जिसे हम हमारे अनुसार कार्य करवा सकें। टेक्स इन। नेक्स्ट वर्ड जो था हमारी डेफिनेशन में वो था टेक्स इन, अंदर लेता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का हमने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के अनुसार कुछ नंबर्स पे ऑपरेशंस करता है। अब वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? डेटा। डेटा माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से लेगा? किसी इनपुट डिवाइस से। उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इनपुट दे रहा है, कुछ दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर को। तो उस तरह की डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इनपुट।
तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डेटा पर कुछ ऑपरेशंस करता है। अब ये इनपुट डिवाइसेस कौन होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को बाहरी दुनिया से डेटा ला कर देती हैं? फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड पर हम कोई की प्रेस करते हैं तो वहां से माइक्रो प्रोसेसर को डेटा मिलता है और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी ऑपरेशन करता है। नेक्स्ट वर्ड था नंबर्स। नंबर्स क्या है माइक्रो प्रोसेसर के कॉन्टेक्स्ट में? माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइसेस के जरिए कुछ नंबर्स लेता है और उन पर ऑपरेशंस करता है, उनको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है किसी प्रकार का बदलाव करना। तो जो नंबर्स मैंने दिए उन पे माइक्रो प्रोसेसर कुछ प्लस माइनस करेगा, उनमें कुछ चेंजेस करेगा और फिर वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में मुझे वापस देगा। तो ये नंबर्स क्या हैं? माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, सिर्फ एक ही प्रकार के नंबर समझ में आते हैं। वो क्या है? बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स में 2 डिजिट्स होते हैं आपके, 0 और 1। इन बाइनरी डिजिट्स को क्या कहा जाता है? बिट्स, जो बाइनरी डिजिट्स की ही शॉर्ट फॉर्म है, BI एंड TS से मिलाकर बना है आपका बिट्स। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए नंबर्स क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के लिए नंबर्स हैं बाइनरी नंबर्स, जीरोस और वंस। तो यूजर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशन से बनाकर कुछ नंबर्स देता है, जिसपे माइक्रो प्रोसेसर किसी भी प्रकार से ऑपरेशंस करके उन नंबर्स में कुछ चेंजेस लाता है और फिर यूजर को देता है रिजल्ट के रूप में। माइक्रो प्रोसेसर जितने बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है उसको कहा जाता है वर्ड। तो वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बिट्स जिसे माइक्रो प्रोसेसर एक साथ प्रोसेस कर सके उसे क्या कहा जाता है? वर्ड। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज अलग अलग होता है। सबकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, उनकी क्षमता अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल 8085 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, इसलिए ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। 8086 का वर्ड साइज है 16 बिट, वो एक साथ 16 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। इसी प्रकार से जो और टर्म्स हमारे नंबर्स के केस में यूज आते हैं वो आता है निबल। निबल क्या होता है? 8 बिट का जो वर्ड है 8085 में, हम 8 बिट के वर्ड की अगर बात करें तो वो जो 8 बिट है उसमें लोअर 4 बिट और अपर 4 बिट जो होते हैं वो निबल कहलाते हैं। मतलब 8 बिट में 2 निबल्स होते हैं। 8 बिट को अगर हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, 4 और 4, तो 4 बिट के ग्रुप को निबल कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 बिट्स या 2 निबल्स मिलाकर एक बाइट बनता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का साइज कितना है? 1 बाइट। फिर नेक्स्ट वर्ड था एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। माइक्रो प्रोसेसर उन नंबर्स को अंदर लेता है, टेक्स इन नंबर्स एंड देन परफॉर्म्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस वो नंबर्स पे करता है। एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी ये डेटा होता है उन पे एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, जो हमने सिंपल हमारे गणित में ऑपरेशंस किए हैं उनको हम क्या कहते हैं? एरिथमेटिक। तो वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारे एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। इसी प्रकार लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनका आंसर हमें ट्रू और फॉल्स, यस या नो के फॉर्म में जिनका हमें आंसर मिले उनको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस। वो होते हैं आपके एंड, और, रोटेट, कंपेयर एक्सेट्रा। अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर और उसके इंस्ट्रक्शन सेट पर डिपेंड करते हैं। हर माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, वो उसके इंस्ट्रक्शन सेट पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल 8085 की हम अगर बात करें तो उसमें आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट अवेलेबल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता, वो हमें एडिशन से ही करना पड़ता है। लेकिन 8086 में मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है कि माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेशंस करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर जो मैनिपुलेशंस करता है वो करता है मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम्स की मदद से। तो मेमोरी क्या है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां पर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस
बाइनरी फॉर्म में स्टोर किए जा सकते हैं जब वो यूज नहीं आ रहे होते हैं। मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की चिप से अलग हमें एक मेमोरी चिप यूज करनी पड़ती है। मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसे कह रहे हैं हम, डेटा, या तो इनपुट डेटा जिस पे माइक्रो प्रोसेसर को काम करना है, या फिर आउटपुट रिजल्ट भी यहाँ पे सेव किया जा सकता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो निर्देश जिनके अनुसार माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा पर कार्य करता है, वो इंस्ट्रक्शंस भी कहाँ पर स्टोर होते हैं, मेमोरी में। और ये सब किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि म्यूपी को सिर्फ बाइनरी फॉर्म ही समझ में आता है। और मेमोरी में कब स्टोर होते हैं, जब ये यूज नहीं आ रहे होते, जब माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब तो वो सब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, लेकिन जब यूज नहीं आ रहा होता तब ये सब मेमोरी में ही होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में जो स्टोरेज एरिया अवेलेबल है वो बहुत छोटा है। अगर उसे बड़ा करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का साइज बड़ा हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वहां पे बस छोटा सा एरिया दिया हुआ है जो उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के काम आ जाता है। तो जैसे जैसे म्यूपी को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो मेमोरी से प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस या फिर डेटा को अपने अंदर ला के एग्जीक्यूशन करता है और वापस रिजल्ट फिर मेमोरी में ही सेव कर देता है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं या फिर डेटा है या रिजल्ट है, वो सब मेमोरी में ज़्यादा सेव करना हम इसलिए पसंद करते हैं ताकि म्यूपी की स्पीड ठीक रहे। और इतने बड़े प्रोग्राम्स को सेव करने की म्यूपी में वैसे भी जगह नहीं होती है। मेमोरी जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस का कलेक्शन है, और उन स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं ट्रांजिस्टर्स की बनी हुई गेट्स। वो जो गेट्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है आपकी फ्लिप फ्लॉप। सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी इकाई जो मेमोरी की होती है वो होती है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप अपने अंदर एक बिट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन डिवाइस फ्लिप फ्लॉप जो हैं, इन डिवाइसेस को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मेमोरी। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर कर सकती है। अगर इस प्रकार के 8 फ्लिप फ्लॉप्स को हम आपस में जोड़ दें तो उनसे हमें जो डिवाइस मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। और ऐसे ही बहुत सारे रजिस्टर्स से मिलके बनी होती है मेमोरी। मेमोरी का जो साइज है वो नंबर ऑफ रजिस्टर्स की फॉर्म में ही बताया जाता है। कितने रजिस्टर्स हैं मेमोरी में उस पर डिपेंड करता है कि मेमोरी का साइज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारी मेमोरी 1 किलोबाइट की है, तो इसका मतलब होता है 1K का मतलब होता है K इज 1000, और माइक्रो प्रोसेसर में 1000 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1024। इसको 1024 को हम 1000 ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बाइनरी की बात है, जीरोस और वंस की, तो 2 की पावर्स में हम कैलकुलेशंस करते हैं सारे। यहाँ पे हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, जबकि नॉर्मल मैथ्स में हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम किलो की बात करें तो किलो का मतलब होता है 1024। तो 1024 बाइट्स अगर मेमोरी के हैं, दैट मीन्स उस मेमोरी में कितने रजिस्टर्स हैं, 1024, और हर रजिस्टर की कैपेसिटी क्या है, 1 बाइट। जैसा हमने पहले बताया कि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है, 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर एक रजिस्टर बनता है। यानी एक रजिस्टर कितने बिट स्टोर कर सकता है, 8 बिट या 1 बाइट। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। तो अगर एक रजिस्टर 1 बाइट स्टोर कर सकता है तो 1024 रजिस्टर कितना स्टोर कर पाएंगे, 1024 बाइट्स, यानी 1 किलोबाइट। सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्रोग्राम। जब प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तब एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर में लेके आता है और उन्हें एग्जीक्यूट करके रिजल्ट वापस वहीं पे सेव करा देता है। मेमोरी में हम इनपुट डेटा और आउटपुट रिजल्ट भी सेव कर सकते हैं। मेमोरी मेनली दो प्रकार की होती है, रोम और रैम।
रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रीड ओनली, जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें लिखा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की मेमोरी में परमानेंट डेटा स्टोर किया जाता है, मतलब ऐसा डेटा जिसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो। तो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर बूट लोडिंग फंक्शंस होते हैं, जो हमें एक बार माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, जिनमें हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है आगे जाके, वो सारे प्रोग्राम्स आपके रोम में सेव होते हैं। इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, जब ये फैक्ट्रीज में बनती है, लैब्स में बनती है, तब इसको लिख दिया जाता है। उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का चेंज पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसको रीड ओनली कहा जाता है। दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसे पढ़ा भी जा सकता है और इस पर लिखा भी जा सकता है। ये वो मेमोरी है जो प्रोग्रामर यूज करता है कुछ अपने प्रोग्राम्स या डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हम कंप्यूटर पर जो भी काम कर रहे होते हैं वो हम किस में करते हैं, रैम में। नेक्स्ट वर्ड जो था वो था प्रोड्यूसर्स, कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लिया और फिर उसने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस किए और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उन नंबर्स में कुछ भी चेंजेस करता है और फिर एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो प्रोग्रामर के यूज आ सके। ये जो रिजल्ट है वो रीडेबल और प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। रीडेबल मतलब जिसे हम पढ़ सकें, और प्रेजेंटेबल मतलब जिसे आप आउटपुट डिवाइस पर शो कर सको। आउटपुट डिवाइस पे करना है तो आउटपुट डिवाइस पे शो कर सको, या फिर आपको प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट ले सको। तो माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशंस करता है, ऑपरेशंस करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल, तो वो जो नंबर्स निकल के आते हैं एज अ रिजल्ट, वो प्रोग्रामर के काम आने लायक होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्रोग्रामर पढ़ सके और उन्हें अपने प्रेजेंट कर सके, उन्हें प्रस्तुत कर सके बाहर। रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे शो किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मॉनिटर, एलईडी, प्रिंटर एटसेट्रा, या फिर अगर हमें अभी यूज नहीं आना है, हमें बाद में यूज आना है वो रिजल्ट, तो हम उसे मेमोरी में भी सेव करके रख सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए, डेटा। वो डेटा आता है इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइसेस होती हैं आपकी कीबोर्ड, स्कैनर, माउस वगैरह। यहाँ से जो भी डेटा है वो म्यूपी में जाता है। म्यूपी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस डेटा पर, इनपुट डेटा पर ऑपरेशंस करता है। रिजल्ट वो वापस मेमोरी में भी सेव कर सकता है और चाहे तो आउटपुट डिवाइस पर भी भेज सकता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनके थ्रू हम रिजल्ट को देख सकते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर का मॉनिटर या फिर प्रिंटर या रिकॉर्डर। ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेसिकली 3 यूनिट्स होती है मेनली। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है, वहां पर सभी प्रकार के एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होनी है या फिर लॉजिकल चेंजेस होने हैं, वो सभी यहाँ पर किए जाते हैं। यानी मेन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कहाँ पर होता है, ALU में। जो भी नंबर्स में चेंजेस होने हैं वो ALU में होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो भी ऑपरेशंस माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है उसकी सारी कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट करता है, कि प्रोसेसर को किस तरह से ऑपरेट करना है, डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ पर जाएगा, ये सारी कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट करता है। इसके लिए कंट्रोल यूनिट विभिन्न प्रकार के टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोसेसर को देता है, ताकि वो अलग अलग ऑपरेशंस कर सके। और वो ये भी बताता है कि जो डेटा है वो माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में किस प्रकार से फ्लो होगा। रीड करना है या राइट करना है, डेटा इन होगा या डेटा आउट होगा, ये सारा फ्लो कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो है रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है, जहां पर एग्जीक्यूशन के दौरान वो इंस्ट्रक्शंस को रख सकता है।
जो भी इंस्ट्रक्शन है जिसे एग्जीक्यूट किया जाना है, जो ऑपरेंड्स हैं जिन पर वो ऑपरेशंस परफॉर्म होना है, वो डेटा, वो सब जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब तक के लिए, थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर सेव किए जाते हैं। तो ये रजिस्टर एरे कहलाता है। रजिस्टर एरे इसलिए क्योंकि ये रजिस्टर्स से मिलकर बना हुआ होता है। हमने देखा रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने हुए वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जहां पर बिट्स को स्टोर किया जा सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसका प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर हो। नॉर्मली घरों में हमने देखा है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी। तो वही यहाँ पर भी हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में इनपुट और आउटपुट, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां पे सारी प्रोसेसिंग होती है। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ही है। सीपीयू अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वायर से जोड़कर जब बनाया गया है तो वो सीपीयू कहलाता है। यही सीपीयू अगर हम एक चिप पर ले आते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जो बड़ा वाला सीपीयू होता है उसको अगर आपने एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप पर बना दिया है उस बड़े से सीपीयू को, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तो एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें उस बड़े वाले सीपीयू की जगह छोटा सा वो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है, वो कहलाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर है जिसके 3 पार्ट्स हैं, एएलयू, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर देखिए ये है सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होती है? बस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वायर्स इज नोन एज बस। वायर्स के उस ग्रुप को बस कहा जाता है जो डेटा को या बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के कार्य में आता है। जैसे हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो इंस्ट्रक्शंस के बिट्स को ये सिस्टम बस म्यूपी तक लेके जाएगी। जिस भी डेटा पर कार्य करना है वो इनपुट डिवाइस से म्यूपी तक इस बस के थ्रू आएगा। अगर आउटपुट देना है तो इसी बस के थ्रू आपका जो बिट्स हैं, जो रिजल्ट हैं, वो आउटपुट डिवाइस तक जाते हैं। तो सिस्टम बस उन वायर्स के समूह को कहा जाता है जो बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम में आती है। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो 3 वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है एक सिंगल चिप पर एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एरे अगर एक साथ आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि जो सीपीयू है, अगर एक सीपीयू एक छोटी सी चिप पर बन जाए तो उसे कहा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू की जगह क्या लगा होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर, जहां पे माइक्रो प्रोसेसर एक सीपीयू की जगह तरह काम करता है। इस कंप्यूटर में साथ में मेमोरी भी चाहिए और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का पार्ट भी चाहिए। तो इस प्रकार के कंप्यूटर को जिसमें सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर कार्य कर रहा हो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। थर्ड टर्म आता है माइक्रो कंट्रोलर। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसमें क्या क्या लगा है? एक माइक्रो प्रोसेसर, एक मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सभी चीजें जो अलग अलग यूज आती हैं माइक्रो कंप्यूटर में, ये सभी चीजें अगर एक सिंगल चिप पर आ जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रो कंट्रोलर। यानी पूरा कंप्यूटर अगर एक छोटी सी चिप पर हम ले आते हैं तो वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का भी एक पार्ट है और माइक्रो कंट्रोलर का भी एक पार्ट है। ब्लॉक डायग्राम से हम समझ सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लग रहा है जो सीपीयू की तरह कार्य कर रहा है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, और ये सब आपस में एक सिस्टम बस के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये अलग अलग पार्ट्स है सब। माइक्रो प्रोसेसर में ये एक सिंगल आईसी है। एक आईसी पर, एक सिलिकॉन के पीस पर रजिस्टर्स, एएलयू और कंट्रोल यूनिट फैब्रिकेटेड है।
इसी प्रकार माइक्रो कंट्रोलर भी एक सिंगल आईसी है। ये एक सिंगल आईसी है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी भी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं और कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट, टाइमर वगैरह। तो इस प्रकार माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को हम अलग अलग समझ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की एक दूसरी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं जो बुक्स में दी गई है। बुक्स में यही डेफिनेशन दी गई है। Microprocessor is a multi-purpose, programmable, clock-driven, register-based electronic device. माइक्रोप्रोसेसर एक मल्टीपर्पस मतलब बहुउद्देश्य, जिससे हम अलग अलग प्रकार के कार्य करवा सकते हैं। प्रोग्रामेबल, जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे हम हमारे अनुसार कार्य करवा सकते हैं। क्लॉक ड्रिवन, जो क्लॉक से चलती है, मतलब इसमें हर कार्य घड़ी के अनुसार किया जाता है, फिक्स टाइम पे फिक्स कार्य पूरा हो जाता है। रजिस्टर बेस्ड, जो रजिस्टर आधारित है। हमने देखा इसमें एक रजिस्टर एरे होता है, उसमें ये अपने प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये किस प्रकार की डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक बहुउद्देशीय, प्रोग्राम योग्य, घड़ी चालित, रजिस्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड एज मेमोरी। एक स्टोरेज डिवाइस जिसे हम मेमोरी कहते हैं, उससे बाइनरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए? बाइनरी, जीरोस और वंस में, क्योंकि म्यूपी को यही भाषा समझ में आती है। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, इनपुट यूनिट से बाइनरी डेटा लेता है, उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट को रिजल्ट भेजता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज, प्रोग्रामेबल, क्लॉक ड्रिवन, रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 4 कार्य करता है। क्या क्या? मेमोरी से बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है, इनपुट यूनिट से बाइनरी डेटा को लेता है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डेटा की प्रोसेसिंग करता है और फिर जो भी रिजल्ट आया है उसे आउटपुट यूनिट को देता है। माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग को मेनली हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसे क्या क्या करना होगा? मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कार्य करने के लिए कह रहा है और उसी के अनुसार फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो ये 3 इसके मेन स्टेप्स होते हैं। तो इनको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में इन फेजेस को हम क्या कहते हैं? फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट। तो जो फर्स्ट फेज होता है वो फेच कहलाता है। फेच का मतलब होता है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी से जब माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को पढ़कर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाकर लोड करता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें एग्जीक्यूशन के लिए वो इंस्ट्रक्शन को लाके सेव कर देता है। तो मेमोरी से किसी भी इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर तक लेकर आने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फेच, लाना। नेक्स्ट होता है डीकोड। डीकोड मतलब माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि वो इंस्ट्रक्शन उससे क्या कार्य करने के लिए कह रहा है और उसी के अनुसार टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे किस प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना है। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूट। फाइनली जब टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर लेते हैं तो उसी के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑपरेशंस होने हैं वो उन्हें परफॉर्म करता है। तो मेनली इसके 3 फेजेस हैं। फेच, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर तक लेकर आना। डीकोड, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन लेकर उस इंस्ट्रक्शन को समझना कि वो क्या कार्य करने के लिए कह रहा है और उसी प्रकार टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट द्वारा टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करना जो उन विभिन्न ऑपरेशंस को कार्य करने में मदद करेंगे। और थर्ड होता है एग्जीक्यूट, जब माइक्रो प्रोसेसर फाइनली उन टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से उस ऑपरेशन को पूरा करता है। लास्ट हम देखते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट। माइक्रोप्रोसेसर किस प्रकार से डेवलप हुए। सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर जो डेवलप हुआ था वो था 1971 में इंटेल का 4004। मेनली माइक्रोप्रोसेसर्स इंटेल ने ही डेवलप किए हैं, उसके अलावा और भी कंपनीज ने माइक्रोप्रोसेसर्स डेवलप किए हैं
मोटोरोला ने, AMD के आते हैं, बहुत सारे प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं, लेकिन मेनली हम इंटेल की हिस्ट्री डेवलप करते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चले थे उस समय। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो आया था वो आया था 1971 में, उसका नाम था इंटेल 4004। ये एक 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, इसमें 4 किलोबाइट की मेन मेमोरी थी, इसकी क्लॉक स्पीड थी 740 किलोहर्ट्ज। एक सेकेंड में ये 60,000 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता था। इसमें टोटल 45 इंस्ट्रक्शंस का सेट अवेलेबल था, मतलब 45 तरह के अलग अलग निर्देश थे जो हम माइक्रो प्रोसेसर से करवा सकते थे। 2300 ट्रांजिस्टर्स हैं इस एक चिप में, और जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी फैब्रिकेशन के लिए थे वो थी PMOS टेक्नोलॉजी। मॉस होता है मॉसफेट, एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो उनसे ये आईसीज बनती हैं। मॉस में 3 टेक्नोलॉजीज हैं, PMOS, NMOS और CMOS। तो जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी PMOS। PMOS की स्पीड बहुत कम होती है, तो आगे जाके इसमें चेंजेस आए। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिवाइस था जिसे कैलकुलेटर्स में यूज किया गया था। इसके बाद 1974 में आया इंटेल 4040, वो भी एक 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। 1972 में इंटेल ने एक और प्रोसेसर निकाला 8008। 8008 4004 का ही 8 बिट वर्जन है, क्योंकि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 4 बिट की है, तो वो नहीं चले थे, इसलिए नेक्स्ट वर्जन जो आए वो 8 बिट के आए, जिनमें 8 बिट को एक साथ प्रोसेस करता था माइक्रो प्रोसेसर। इसकी मेन मेमोरी थी 16 किलोबाइट की, इसमें 48 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल थे, PMOS टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था ये। क्लॉक स्पीड 500 किलोहर्ट्ज और 50,000 इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता था। ये भी काफी स्लो था। इसके बाद आया इंटेल 8080 1974 में। ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, इसकी मेन मेमोरी थी 64 KB, मेमोरी में काफी बढ़ाया गया मेमोरी को। 2 माइक्रोसेकंड क्लॉक साइकिल टाइम था, यानी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में माइक्रो प्रोसेसर को लगता था, एक इंस्ट्रक्शन नहीं, एक स्टेप को कंप्लीट करने में माइक्रो प्रोसेसर को 2 माइक्रोसेकंड्स का टाइम लगता था। 500,000 इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में पूरे हो सकते थे। ये 8008 से 10 टाइम्स फास्टर था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की? NMOS। आप देखिए टेक्नोलॉजी में चेंज होते ही स्पीड फास्ट हो गया, PMOS की जगह NMOS यूज किया। NMOS में क्योंकि कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होल्स से ज्यादा होती है, तो वो फास्ट हुए। इसकी एक ड्रॉबैक थी कि इसमें 3 पावर सप्लाईज चाहिए होती थी इसको यूज करने के लिए। फिर भी इससे कुछ कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए थे मिड 1970s में 8080 को यूज करके। इसके बाद आया इंटेल 8085। ये फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था 8085 का, जो लार्ज स्केल पे फेमस हुआ था। 1975 में डेवलप किया गया था ये 8080 का ही अपग्रेडेड वर्जन था। मोस्टली इंस्ट्रक्शंस भी उसी के थे। 64 KB की मेन मेमोरी इसमें दी गई, और क्लॉक साइकिल टाइम था इसका 1.3 माइक्रोसेकेंड्स। इसमें 246 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं टोटल एग्जीक्यूशन के लिए। इंटेल ने इसकी 100 मिलियन कॉपीज सोल्ड की थी, ये बहुत फेमस हुआ था, अभी तक भी हम लोग इसे यूज करते ही हैं। इसमें केवल 1+5 वोल्ट की पावर सप्लाई की आवश्यकता थी, तो जो वो ड्रॉबैक था 3 सप्लाईज का वो भी खत्म हो गया। इसकी क्लॉक स्पीड थी 3 मेगाहर्ट्ज। इसमें 8 बिट की डेटा बस और 16 बिट की एड्रेस बस होती है। इसमें 6500 ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड हैं एक सिंगल चिप पर, और ये 7,69,230 इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट जो आया माइक्रो प्रोसेसर वो था 8086 1978 में। ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ पे अब 16 बिट्स एक साथ प्रोसेस हो सकते हैं। क्लॉक साइकिल टाइम था 400 नैनो सेकेंड्स, और भी कम हो गया, पहले माइक्रोज में था अब नैनोज में है। इसमें एक 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैश भी अवेलेबल है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसके आगे के 6 बाइट भी वो मेमोरी से पहले ही लाकर रख लेता है म्यूपी में, ताकि उसकी स्पीड और अच्छी हो जाए, तो उसके भी लिए भी इसमें एक फैसिलिटी दी गई। इसकी क्लॉक स्पीड थी 4.77, 8 और 10 डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। इसके अलग अलग वर्जन आए थे, तो 4.77, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज के अलग अलग वर्जन अवेलेबल थे। डेटा बस इसमें 16 बिट की होती है और एड्रेस बस 20 बिट की।
29,000 ट्रांजिस्टर्स से मिलकर बना है ये। एक सेकेंड में 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसमें मेमोरी का साइज भी बढ़ गया, 1 MB की मेमोरी यूज आती है। इसमें टोटल 22,000 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आया आपका इंटेल 8088 1979 का। ये जो माइक्रो प्रोसेसर था 8088, ये 8085 और 8086 का कुछ कॉम्बिनेशन था मतलब कुछ इसमें 8086 के वो थे फीचर्स और कुछ फीचर्स थे 8085 के। 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन जो डेटा बस है वो इसकी 8 बिट की कर दी गई थी। मेमोरी 1 MB, क्लॉक साइकिल टाइम वही 400 नैनो सेकेंड्स का। 8086 में 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैश अवेलेबल है, लेकिन 808 बिट में 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन कैश अवेलेबल है। रजिस्टर्स और इंस्ट्रक्शंस भी एक्स्ट्रा आ गए थे 8085 से। 1981 में IBM कंपनी ने अपने कुछ कंप्यूटर्स में इसे यूज किया था। ये एक तरह से इंटेल 8086 का चीपर वर्जन था। 1982 में नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन आया 8086 का 80186, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 1 MB की मेन मेमोरी, और इसमें कुछ स्पेशल हार्डवेयर और ऐड किए गए थे लाइक प्रोग्रामेबल काउंटर्स, इंटरप्ट कंट्रोलर्स। इसे पीसी में कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन ये अच्छा था क्योंकि इसमें हार्डवेयर कम चाहिए होता था। नेक्स्ट था इंटेल 80286 1983 में जिसे लाया गया। ये भी 16 बिट का हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज भी ऐड की गई। 16 MB की मेन मेमोरी थी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा थे जो 15 MB एक्स्ट्रा हैंडल कर सकते थे। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम को घटाया गया 215 नैनो सेकेंड्स तक, और मल्टीटास्किंग के लिए ये काफी यूजफुल था। नेक्स्ट 1986 में लाया गया 80386। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था और इसकी मेन मेमोरी थी 4 GB। 1989 में आया 80486। ये भी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, 4 GB मेन मेमोरी, लेकिन इसकी स्पीड 80386 से डबल थी। नेक्स्ट आया आपका पेंटियम 1993 में 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट की डेटा बस, 32 बिट की एड्रेस बस और 4 GB की मेन मेमोरी। उसके बाद 95 में आया पेंटियम प्रो, इसे P6 भी कहा जाता है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 GB मेन मेमोरी, 64 बिट डेटा बस, 36 बिट की एड्रेस बस। ये मेनली सर्वर्स के लिए इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट आए पेंटियम 2 1997 में 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट की डेटा बस, 36 बिट की एड्रेस बस, 64 GB मेन मेमोरी। पेंटियम 2 का P2 का एक और वर्जन निकाला गया था Xeon, जिसे मेनली हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए यूज किया गया। 99 में एक और आया पेंटियम 3। पेंटियम 3 was 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 GB मेन मेमोरी, 64 बिट डेटा बस, 36 बिट एड्रेस बस, और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसीज 1 GHz तक अवेलेबल थी। नेक्स्ट 2002 में आया पेंटियम 4, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट डेटा बस एंड 36 बिट एड्रेस बस, 64 GB मेन मेमोरी। इसे मेनली वीडियोस, गेम्स और DVD एप्लीकेशंस के लिए लाया गया था। देन पेंटियम 5 आया 99 में, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 64 GB मेन मेमोरी, 64 बिट डेटा बस, 36 बिट एड्रेस बस। इसमें 1 GHz तक क्लॉक फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल थी। फिर आया आपके इंटेल डुअल कोर 2006 में। अब क्या है, कोर्स दो हो गए हैं। कोर का मतलब होता है मेनली प्रोसेसर जो है एक तरह से दो में डिवाइड हो गया है, मतलब दो प्रोसेसेस एक साथ कर पाता है माइक्रो प्रोसेसर, उसे हम डुअल कोर कहते हैं। तो अब 2006 में जो आए आपके प्रोसेसर्स वो डुअल कोर हो गए, दो प्रोसेसर्स एक साथ काम, प्रोसेसर एक ही है पर वो एक तरह से अपने एरिया को वर्चुअली ऐसा डिवाइड कर लेता है कि वो दो काम एक साथ कर पाता है, इसलिए हम उसे टू कोर कहते हैं। 32 बिट का या 64 बिट का यूपी यूज किया जाता है इसमें। देन इंटेल कोर 2 आया 2006 में, वो भी 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। फिर आए आपके 2008, 9 और 10 में इंटेल ने तीन तरह के प्रोसेसर्स निकाले, इंटेल कोर i7, i5 एंड i3। तीनों ही 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे। बस जैसे जैसे इनके ये बढ़ते हैं वैसे वैसे कोर की जो कैपेसिटी है प्रोसेसिंग की वो बढ़ती जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।